तो आज का हमारा मौजू है कन्नड़ के प्रबंधಗಳು। तो हमें इसमें पीटी के यानी तमहीद, विषय निरूपणे, नफ्स मजमून और उपसंहार खुलासा या कंक्लूजन के ताल्लुक से डिटेल से देखेंगे। एक कमोपेश एक 10-12 प्रबंधಗಳು हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके इम्तिहान में आने वाले हैं श्योरली। तो पहला है हमारा परिसर संरक्षणेय इंदिन अगत्य, तो माहौल के तहफ़ुज़ आज की ज़रूरत। तो इसका ये हेडिंग है। तो देखिए पीठी के तमहीद किस तरह से, मनुष्य परिसರದ ಕೂಸು ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾತು। इंसान माहौलियात का एक छोटा सा बच्चे की हैसियत रखता है। ಪರಿಸರ ಎಂಬುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ತಾಯಿಯ समान के अलावा, इंसानों के अलावा पूरे जितने भी मखलूक़ात हैं उनके लिए ये जो हमारा माहौल है वो माँ के बराबर है। ಆದರೆ ಇದು ಮಾನವನ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರ नाशवागुत्ते। यहाँ बलात्कार से मुराद जो तुम्हारे दिमाग में है वो नहीं, यहाँ इससे मुराद इस्तेहसाल कर रहा है, शिद्दत इख्तियार कर रहा है इसको बर्बादी में। अब हम देखेंगे, इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। नीचे विषय निरूपणे, अब नफ्स मजमून आपको इसके तौसी किस तरह बख्शते हैं आप। ಮಾನವನು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। स्वार्थ से मुराद यहाँ पर खुदगर्जी, हिरस। तो इसके लिए वो क्या कर रहा है, मुख्तलिफ तरीके से हमारे माहौल का इस्तेहसाल कर रहा है। ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ प्रकृतियु ನೆರೆಹಾವಳಿ और इसके रिस्पॉन्स में कुदरत हमारे साथ क्या करे, ನೆರೆಹಾವಳಿ से मुराद सैलाब, भूकंप, कहत, अतिवृष्टि बहुत ज्यादा बारिश होना, अनावृष्टि, कहत साली और अकाल वृष्टि, बिन मौसम बारिश होना, ಚಂಡಮಾರುತ, साइक्लोन, सांक्रामिक ರೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದೆ। इनके जरिए से वो हमारे खिलाफ क्या है, जद्दोजहद कर रही है। ಇದನ್ನು ಅರಿತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ। तो अब हम सूझबूझ रखने वाले इंसान इसके पैटर्न को समझकर इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। माहौलियाती आलूदगी, परिसर ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ, ಸಾಗುವಳಿ, ಅರಣ್ಯ ನಾಶ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂತಾದವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ। तो इसके तो माहौल को कसाफत में बदलने के लिए या तो इसको पॉल्यूशन करने के क्या क्या कौन कौन से हैं। एक अतिक्रमण सागवड़ी, यानी जंगलात को हम काट के वहां पर खेती बाड़ी कर रहे हैं और उस इलाके पर कब्जा हो रहे हैं, काबिज हो रहे हैं। फिर उसके बाद में रासायनिक गोबर, कीमियाई खाद का, हयातियाती खाद के अलावा कीमियाई खाद का इस्तेमाल उसके बदल में। गनीगारी के आप बल्लारी और दूसरे जहाँ गनीगारी के वहां देखेंगे तो ये 3-3 किलोमीटर अंदर गहराई तक चले गए हैं। ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ। तो रोज बरोज क्या हो रहा है, अंतर्जाल यानी जेरे जमीन पर वो रिचार्ज ही नहीं हो रहा, बल्कि उसकी जो सतह है वो नीचे होते जा रही है। ಎಷ್ಟೋ ಜೀವ ಸಂಕುಲಗಳು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ। तो बहुत सारे हमारे जो अनवा हैं, जानदार के अनवा, वो मिटने की कगार पर हैं। ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಳಿದು ಹೋದರೆ ಸಮತೋಲನ तप्पुತ್ತದೆ। ये तवाजन अगर इसी तरह होगा तो तवाजन बिगड़ जाएगा, वैसे तो बिगड़ चुके। अब उपसंहार, तो इसका अब हमें खुलासा क्या है, देखिए इसके लिए आपको 1 मार्क। ಪರಿಸರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಆಹಾರ ಸಿಗದೆ ಹೋಗಬಹುದು। ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನರಿತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ। तो हम इसी तरह हर रोज हम इस माहौल का हमें इस्तेसाल करते जाएंगे तो आने वाली हमारी जो नस्ल है, पीढ़ी, ಮುಂದಿನ पीढ़ी, इसके लिए शुद्ध नीರು, साफ पानी, गाड़ी, आहार और ये गिजा वगैरह ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसको हम समझते हुए इसकी तहफ़्फ़ुज़ करें। नेक्स्ट है हमारा सेकंड वन, समूह माध्यमಗಳು। तो इससे मुराद समूह माध्यमಗಳು इसमें जराए अबलाग भी बोलते हैं इसको, मास मीडिया भी जिसको हम कहेंगे अंग्रेजी में। पीटीके ಹಲವು ಜನರನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆಂದು करेयुवरु। हलವು ಜನರನ್ನು देखो बैक वक्त में एक काल के बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करने के लिए तो खबर रसानी के जराए को हम क्या कहेंगे, समूह ಮಾಧ್ಯಮ। ಆಧುನಿಕ युगದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ। तो आज जदीद दौर में आधुनिक युग बहुत इनकी जरूरत बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೆ
ಜೀವನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇವು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿವೆ. तो इनके बगैर हम जदीद जिंदगी का तस्वर ही नहीं कर सकते और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं. ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತು ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. इन्हीं के इस्तेमाल से हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जो है एक छोटे से करिए में तब्दील हो चुकी है. अब हम विषय निरूपण देखेंगे. वो सब क्या था? तमहीद. ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ರೇಡಿಯೋ, ದೂರದರ್ಶನ, ದೂರವಾಣಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ, ಅಂತರ್ಜಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಟ್ವಿಟರ್, फेसबुक, व्हाट्सअप ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದವುಗಳು समूह माध्यमಗಳಾಗಿವೆ. तो आपको ये समूह माध्यम कौन से इसके ताल्लुक से लिखना है, सारी चीज़ें आपको तो पता है. दिनपत्रिके, न्यूज़पेपर, दूरदर्शन, टेलीविज़न हमारा, दूरवाणी, टेलीफोन, चलनचित्र, मूवीज़, और उसके बाद में अंतर्जाल व्यवस्था, इंटरनेट, वेब और ट्विटर, फेसबुक, ये तो आपको पता ही है. तो ये इसके वसाइल हैं. यूज़ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತವೆ. तो ये सब क्या करते हैं, इनका काम ये है कि ये सकाफती तौर पर, सामाजिक तौर पर और मजहबी तौर पर और सियासी तौर पर अवाम में तरसील और ताल्लुकात कायम करते हैं. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ दृष्टिಯಿಂದ ಇವುಗಳು पात्र महत्वदायक. और इसके अलावा सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल ये इसलिए है कि ये मालूमात में, इल्म में तरक्की के लिए बहुत अहम ರೋಲ್ ಅदा करता है. ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳು, ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ನೋಡುವ, ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಇವುಗಳಿಂದ ದೊರಕಿದೆ. तो हम ये जो इनके ज़रिए से, ज़राए अबलाग के ज़रिए से हम घर बैठे ही ये सारी चीज़ें जो आलम में चलने वाली इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों घर बैठे देख सकते हैं. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. तो तलबा के अलावा सबके लिए इसकी असद जरूरत है. ಉಪಸಂಹಾರ ಖಾತ್ಮ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. कुल तौर पर कहा जाए, जामिया तौर पर कहा जाए तो ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ का रोल बहुत अहम है. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. तो हम इनका इस्तेमाल मस्बत सोचकर और अच्छे कामों के लिए इसका इस्तेमाल करें, यानी इसका बहुत बुरा इस्तेमाल भी हो सकता है का मतलब. नेक्स्ट हमारा है, हम थर्ड वन के लिए जंप करते हैं. क्रीಡೆಗಳ महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, खेल कूद की अहमियत देखेंगे. पीटी के शुरुआत इसका ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಆಧುನಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ पढ़ेदुकोंडे. आप जब भी स्टार्ट करते हैं तो इसकी अहमियत के ताल्लुक से कोट हो, शेर हो, या डालते हैं ना उर्दू में, उसी तरह यहाँ भी कन्नड़ा में भी आपको एक नानुड़ी, गादे, जो इसकी अहमियत का हामिल हो उसको डालेंगे आप. ಸದೃಢ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸದೃಢ ಮನಸ್ಸು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. यहाँ पर सदृढ़ से मुराद यहाँ पर साउंड बोलते हैं ना अंग्रेजी में, साउंड बॉडी इन साउंड माइंड. तो उस तरह से यानी एक कवि जिस्म में एक बेहतरीन कवि जहन बसता है. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ಆಟವೂ ಬೇಕು. ये कौन बोलने वाला दीवाने मास्तरां को, इतना तो खाली पढ़ो 24 घंटे 10वीं बच्चन जान खाने, एक आधा घंटा भी छोड़ना तो उनको खेलने. विषय निरूपण है नेक्स्ट. इसी में से इंದು ಮಾನವನ बदुकु यांत्रिक बदुकाಗಿದೆ. तो आजकल आप देख रहे हैं कि सारी चीजें मशीन होने की वजह से हम भी मशीन की तरह ही बन गए हैं. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಲು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು वृद्धರೆಲ್ಲರಿಗೂ क्रीಡೆಗಳು आवश्यकವಾಗಿವೆ. तो अब इस हमारी जिंदगियों में फिर से दोबारा बुड्ढी का चालू हुआ, बर्तना धोने का, अल्लाह कैसे को उठा ले रहा, ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ. तो ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಬಹುದು. तो अभी हम स्पोर्ट्स में सतत प्रयत्न यानी तसलसल के तौर पर हम कोशिश करेंगे तो हम रियासती सतह पर और मुल्क की सतह पर या तो आलमी सतह पर हम नाम और बहुमान
ಗಳಿಸಬಹುದು, हासिल कर सकते हैं। ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಕುಂಬ್ಳೆ और जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है ना वो सभी का नाम डाल सकते हैं आप। ಮುಂತಾದವರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಲೋग हमारे आंखों के सामने हैं, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಗैरह। ಮಗು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ, ಚುರುಕುತನ, ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ। तो देखिए तो इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। सबसे पहले एकाग्रते, हम तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं। चुरुकुतना, एकदम से चुरुकुतना से मुराद यहाँ पर तेज़ दिमाग, और उसके बाद में जल्द रिस्पॉन्स करना, मनोभाव, प्रतिक्रिया मनोभाव, और उसके अलावा कायदाना सिफत भी हमारी शख्सियत में शामिल होती है। अब ಉಪಸಂಹಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮಾನವನ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಹೊಣೆ नम्मदागಬೇಕಾಗಿದೆ। तो हमारे जो आबा व अजदाद से जो रिवायती खेल हैं हमारे, उनका हमें तहफ़्फ़ुज़ करना ये हमारी एक अखलाकी जिम्मेदारी है। अब नेक्स्ट है फोर्थ वन, संपर्क माध्यमಗಳಲ್ಲಿ दूरदर्शनದ पात्र, तो टेलीविजन का रोल। तो देखेंगे हम सबसे पहले पीठी के ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮ दूरदर्शनवाಗಿದೆ। तो आपने देखा कि संपर्क माध्यम सबसे ज़्यादा क्या है, अभी तो ऑलमोस्ट अब मोबाइल हो रहा है, लेकिन पहले जो है चंद 5-6 साल पहलों की बात है। ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ दर्शन ಮಾಡಿಸುವುದು दूरदर्शनवाಗಿದೆ। तो इसके मानी बहुत सिंपल है, टेलीविजन यानी टेली दूर से विजन यानी है दूर का बैठकर ही हमें देखने को क्या कहते हैं, टेलीविजन कहते हैं। अब इसका हम निरूपण देखेंगे, वजाहत देखेंगे नफ्स मजमून में। दूरदर्शन जनजीवनದ ಒಂದು अविभाज्य अंगवाಗಿದೆ। तो हमारी एक गैर मुनकसिम हिस्सा बन गया है। ಇದು ಮಕ್ಕಳಾದಿಯಾಗಿ ವಯೋವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ। बच्चों से लेकर बूढ़े तक उसके सामने से बैठ कर रहते हैं, बड़े दिलचस्पी, दाता गए भी देखना जरा। ಸಮಾಜದ ನಾನಾ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮನೋರಂಜನಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ। तो मनोरंजना से मुराद यहाँ पर एंटरटेनमेंट, तफरी, जहन का तफरी। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ವರ್ತಕರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿವರಣೆ, ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಹಾಗೂ ವಾಯುಗುಣದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ। तो इसकी खासियत है कि बैक वक्त में बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर सकता है, जैसे किसानों के लिए ज़राअत की मालूमात, और वर्तकರಿಗೆ यानी ताजिरों के लिए मार्केट की मालूमात, उसका रेट्स वगैरह, और जो लोग साहिल पर हैं उनको हम ಹವಾಮಾನ ವಾಯುಗುಣ यानी आज का जो मौसम आबो हवा के ताल्लुक से भी बताता है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ विज्ञान गणित विषय पाठ मालिके प्रसारवागुತ್ತದೆ। तो उसके अलावा इम्तिहान के करीब करीब बहुत सारे एक्सपर्ट आकर एग्जाम ट्रिक्स बताते हैं, किस तरह लिखना, खाना क्या खाना क्या नहीं खाना, सारी चीज़ें को बताया जाता है। इसके अलावा ಕ್ರೀಡೆ, ಸಂಗೀತ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಚಲನಚಿತ್ರ, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು उंटू ಮಾಡುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ। इसके अलावा क्या है, सब स्पोर्ट्स देखना है लाइव, मैक्स टिप पर, और IPL, WWF। उसके बाद में जो मौसीकी के दिलदादा हैं उनके लिए कुछ और भी होता है, जो साइंस में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए साइंस टीवी, हिस्ट्री टीवी वगैरह आए हैं अभी आजकल। और चलनचित्र जो सिर्फ क्या है मीडिया के मूवीज़ देखने वाले हैं उनके लिए भी, और मुख्तलिफ मैदानों के लोगों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखे जा सकते हैं और अपना मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। ज्ञानाभिवृद्धि ಉಪಸಂಹಾರ देखिए, अब ಆಧುನಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು। सेम मोबाइल का भी तो क्या करना है, उसका रोल बहुत अहम है।
तो इसीलिए ऐसे अच्छे अच्छे तालीमी वीडियो कोर सब्जेक्ट के और नेक्स्ट जो हमारे लैंग्वेज के वो तब देखने इस्तेमाल करने का, फ्री फायर बाद में स्नैप शूटर रनिंग ऐसे ऐसे सबसे परहेज करने का बाबानो विद्यार्थिಗಳ ಇದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಅರಿತು ಉಪಯೋಗಿಸು। ये जो अच्छे जो प्रोग्राम्स हैं उन्हीं का ये वीविंग करना। अब है नेक्स्ट हमारा स्वच्छ भारत अभियान, एकदम फेवरेट, करोड़ों रुपए इस पर लगाया गया है एडवर्टाइजमेंट के लिए भी खासकर। अब हम देखते हैं ಪೀಠಿಕೆ। ಸ್ವಚ್ಛತೆಯು ಉತ್ತಮ नागरिकत्वದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ। तो पाकी और सफाई जो है वो एक बेहतरीन तहजीब की एक अलामत है। ಮಾನವನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕಿನ ಒಂದು अंशवाಗಿದೆ। और इसके अलावा अगर आप ज़हनी तौर पर पीसफुल रहना चाहते हैं तो आपके लिए पाकी सफाई ज़रूरी है। ನವ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2/10/2014 ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು जारी तंदरू। या तो आप ये डेट भी नहीं याद रखे तो इनका नाम तो आप याद ही है सबको, बच्चों को याद है, उतने मशहूर है हजरत। विषय निरूपणे। अब नफ्से ಮಜ್ಮೂನ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಘಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಾವೇ ಸ್ವಂತ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ। तो गांधी जी उनकी जो समाधि जो है उनका जो तदफीन जगह है वो राजघाट है, वहाँ पर ही वहाँ से यही सफाई का काम शुरू करे। तो वहाँ ಗಂಧಾ ರಂಗನೇ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು सहभागित्वದಲ್ಲಿ, यहाँ सहभागित्व से मुराद क्या है तो इश्तराक से, उन्हीं पार्टिसिपेशन से या तो उनके ಬ್ಯಾನರ್ ತಲೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು। और 2019 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಳಗಾಗಿ ದೇಶದ ಬಯಲು ಶೌಚದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದರ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ। तो 2019 में ये होना चाहिए था, लेकिन आज भी आप देखेंगे देहातों में लोटे ले ले को एक लोटे में 2-2 जने जा खाते हैं। शौच बयलु शौच मुक्त से मुराद क्या है तो डेफिकेशन, आउटसाइड डेफिकेशन, यानी बाहर जाकर आप जो बैतुल खला के लिए खुले हवे में जाते हैं, खेता में 6 करोड़ के वहाँ। ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು सहकारी ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ। आज भी आप देख रहे हैं कि ये देहात में, खास करके देहातों में माली इमदाद की जा रही है तो इनके बैतुल खला की तामीर के लिए। ये योजನೆಯ ಧ್ಯೇಯ वाक्य ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಡೆಗೆ, तो हमारा एक कदम स्वच्छता की ओर। अब देखेंगे उपसंहाರ, यानी इसका खात्मा, कंक्लूजन क्या, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆ ದೇಶದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಅದರ कार्यवैखरिಯನ್ನು अवलंबिಸುತ್ತದೆ। तो आप किसी मुल्क को अगर उसकी तरक्की जो है वो की सफाई और उसको काम करने के स्टाइल पर, असलूब पर मुश्तमिल है। ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ यशस्वी ಎರಡು ಮಾತು। अगर हम सभी मिलाकर हाथ जोड़ेंगे जरूर होगा प्रोग्राम। इस तरह से आपको कंक्लूजन में लिखने का है। नेक्स्ट है कंप्यूटर न उपयोगಗಳು, 6th वन कंप्यूटर के इस्तेमालात। तो इसके ताल्लुक से भी अभी भी रिसेंट में मॉडल क्वेश्चन पेपर्स में भी इनके ताल्लुक से आया था। तो कन्नड़ा, इंग्लिश, उर्दू ये तीनों में इनके आने के चांस बहुत हैं, तो इस पर ज्यादा आप तो इसका पहले हम पीठे देखते हैं। कंप्यूटर ಈ ಪದದ ಅರ್ಥವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಣಕಯಂತ್ರ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ। ಗಣಕ से मुराद यहाँ पर गिनने वाली मशीन, काउंट करने वाली मशीन। ಆಧುನಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ। तो जदीद दौर में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये सभी लिखना तुम्हें चढ़ा ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿವಿಧ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬಳಕೆ ಇದೆ। आज आप देखते हैं कि सारा चीज़ा कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। चंद आधे से ज़्यादा नहीं, कसरत मुसलमानों के अलावा सारे लोग आज डिजिटल और कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं। इन्हों कंप्यूटर इस्तेमाल करें तो भी हराम है। तो ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। तो जैसे ही साइंस आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है तो इसकी और भी हम विधಗಳನ್ನು, इसके जो आजकल सुपर कंप्यूटर्स वगैरह आए ना, तो और भी हाई क्वालिटी के कंप्यूटर्स आएंगे। विषय निरूपण है। कंप्यूटर ಎಂಬ ಈ ಮಾಯಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ को हम मैजिक बॉक्स भी बोलते हैं। ಮಾನವನು ಕೈಯಾರೆ
ಮಾಡುವ 3-4 ದಿನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಕಂप्यूटर ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು। जो काम हम लिखने का या तो हिसाब किताब रखने का, जो काम हम जो बना रहे हैं कर रहे हैं, वो काम कई दिनों से वो काम को ये चंद घंटों में करेगा। अभी AI आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो चंद मिनट में करेगा। अगर तुम्हें कंप्यूटर के इल्म से जितना दूर रहेंगे, जहालत बरतेंगे, फतवे ले लेकर आएंगे हराम के हलाल के, तब तक तुम जाहिल के जाहिल बन के रहोगे। तुम्हें समाज में कोई हैसियत नहीं होगी। धोने पोछने के काम तच मिलेंगे तुम्हें। गणित विज्ञान, सामान्य ज्ञान, साहित्य, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಪರಿಧಿಯು ನಮಗೆ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ। अगर आप कंप्यूटर के सही इस्तेमाल जानते हैं तो इल्म रियाजी, साइंस, सामान्य ज्ञान और पूरे कोर सब्जेक्ट और अदब, सखाफत और बहुत सारी चीज़ें आलम हैं, वो आपके हैंड टिप पर या तो आपके दस्त हाथ में होंगे। ಮಾನವನು ತನಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬೇಕಾದಾಗ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು। तो इसकी मेमोरी भी क्या है, भूलता नहीं है। बहुत सारी चीजें आप स्टोर भी कर रखेंगे तो आराम से आप उसको निकालेंगे। ಉಪಸಂಹಾರ देखिए, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬಳಕೆ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ। ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ। तो ये साइंसी दुनिया का एक बहुत ही इख्तरा और एक करामाती चीज़ है और इसका ये वसीले का हमें अच्छा खासा इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है अब 7th वन, जल ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल पानी की किल्लत और उसकी आलूदगी के ताल्लुक से बार बार सवालात आ रहे हैं। ಪೀಠಿಕೆ ಮಾನವನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನೀರು, ಇದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ। तो हमारी ज़रूरतों में सबसे असद ज़रूरत है वो पानी है, लेकिन ये न काफ़ी के तौर पर हमें दस्तियाब है। कारण ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ। वजह क्या है? परिसर मालिन्य। परिसर ಮಾಲಿನ್ಯದ ಒಂದು अंगवे जल मालिन्य। तो ये माहौल की कसाफत जो है, आलूदगी है, का एक हिस्सा है वो पानी की आलूदगी। ಮಾಲಿನ್ಯವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಗಾಳಿ ದೊರೆಯದೆ ಜೀವ ಸಂಕಲ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ। अगर इसी तरह ये चलता रहा कसाफत, आलूदगी, तो आप देखेंगे कि आने वाली जनरेशन, मुंदिन पीढ़ी, इनके लिए ये सारी चीज़ें जो अभी आजकल दस्तियाब हैं वो भी दस्तियाब नहीं। अब हम देखेंगे इसका विषय निरूपण, नफ्से मजमून को इसको तोसी बख्शेंगे। ನಿಸರ್ಗದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ನದಿಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಹೊರಹಾಕುವ ಹೊಲಸು ನೀರಿನಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿವೆ। तो निरूपण में हम ये देखेंगे कि ये अमूल्य ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ। ये कुदरत के बहुत ही अनमोल वसाइल में से, या तो वसाइल में से एक है, खजानों में से। लेकिन आजकल देख रहे हैं आप कि नदियों के किनारे ये सनतों का जो बाई प्रोडक्ट जो पानी निकलता है, इससे क्या हो रहा है, कलुषित गोल्ड। बहुत सारी नदियाँ वो पानी उनका जहर आलूद हुआ है। ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲರಿಂದ जल ಮೂಲಗಳು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ। इसके अलावा बहुत सारे हम जो क्या है, खेती में कीमियाई खाद और उसके बाद में कीड़ मार अदवियात, प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल, और उसके बाद में ये जो हमारे कान कनी की वजह से क्या हो रहा है, जितने भी हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं, पानी के ज़खायर हैं, ये सारे के सारे आलूदा हो रहे हैं। ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತದಿಂದ ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಹುಳು ತುಂಬಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ। के अलावा जंगलात के कटाव की वजह से पानी मिट्टी का खिरचना हो रहा है, जिससे जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं उनकी तह में मिट्टी जमा हो रही है और रिचार्ज कम हो रहा है, ज़ेरे ज़री पानी नहीं जा रहा। ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಮತ್ತು ಅನಿಲ ದುರಂತದಿಂದಾಗಿ पेट्रोलियम उत्पन्नಗಳು ಸೇರಿ मलिनಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ। इसके अलावा और क्या चीज़ हो रहा है, अब ये तो वाटर बॉडीज़ की बात हो गई। अब जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ हैं, ओशियंस हैं, बहरें हैं और खलीज हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, पेट्रोलियम जो निकाल रहे हैं, और उसके बाद में जो हमारे जहाज़ों का फुजला, इससे भी क्या है, पानी का जहर आलूद हो रहा है। मಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು इनके क्रम ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು। तो हमें रिचार्ज के लिए या तो इसको तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना चाहिए, बारिश की बारानी की काश्त करनी चाहिए।
और उसके बाद में इंगु गुंडिಗಳು ट्रेंच बनाना चाहिए जेर जमी पानी के रिचार्ज के लिए ನೀರಿನ उड़ और जितने भी अब एनक्रोचमेंट कब्जा चल रहा है ना, जितने भी वाटर बॉडीज हैं उन पर सब पर कब्जा है माफियाओं का, लैंड माफिया, सब हमें वो निकालना चाहिए। ऐसी एक हिम्मत करना चाहिए, बड़े फैसले लेना चाहिए। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, जहां जितना पेड़ पौधों को ಶಜರ್ಕಾರಿ करनी चाहिए। अब उसके बाद में ಜೀವಾಮೃತವಾದ ಜಲವನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ। तो इसमें जीवामृत यानी ये हमारे लिए क्या है, आबे हयात है कि पानी है तो अल्लाह ने हमें दे रखा है, तो नहीं होगा तो आपको पता है। ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲಿನಂತ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ हमें, इसलिए बारिश की बारानी की काश्त करनी चाहिए, वाटर रिचार्ज करने के तरीके और इनका जखेरा अंदोजी के तरीके अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है ये पूछ लिया था ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು। देखिए ये कौमी त्यौहार, तो ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು ಆಯಾ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರತೀಕಗಳ, कौमी जो त्यौहार है हमारे मुल्क की सखाफत और उसके बाद में तहजीब और तारीख को अक्कासी करती है ये सारी। और नेक्स्ट क्या करते हैं, ಎಳೆಯರಲ್ಲಿ ದೇಶಾಭಿमान ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ। ಎಳೆಯರಲ್ಲಿ यानी आप में जो बच्चे, आप स्टूडेंट्स हैं, जो नौजवान हैं बच्चे, इनके जहनों में ये मुल्क के तई कौमी हिब्बुल वतनी का जज्बा उभारते हैं, अहम रोल अदा करते हैं। विषय निरूपण, अब देखेंगे हम क्या चीज। ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮರೆತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬಗಳೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು। अब ये क्या कर रहा है, हम सारे, आपको पता है कि हिंदुस्तान में कमोपेश 17 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं, 5000 से ज्यादा जाते हैं, फिर उसमें सब पंगड़ हैं, तो इन और हमारी जो बोली है, खान पीन, पहनना ओढ़ना सब मुख्तलिफ है, तो जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक, फिर इधर से गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, फिर भी हम सब क्या है, सब मिलाकर ये हब अगर ये कौमी त्यौहार मनाएंगे तो ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ಸಾಧಿಸುವ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, स्वतंत्रोत्सव 15 अगस्त, 26 जनवरी रंदू नाउ आचरिस्तेवे। इसके अलावा भी है हमारे बहुत सारे हैं, जो 2 अक्टूबर है, 14 नवंबर है, ये भी क्या है हमारे राष्ट्रीय हಬ್ಬಗಳು में, और मार्च 14 भी है। ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಬಿಂಬಿಸಿದರೆ, तो जिस तरह से हमारी जो आज़ादी की जद्दोजहद थी उसका अक्कासी 15 अगस्त करता है। तो ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದೇಶದ ಏಕರೂಪದ ಆಡಳಿತ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ। तो हमारे योम जमहूरिया जो है, तो मुल्क के लिए एक वाहिद इंतजामिया और कानून को नाफिज जो हुआ उसकी खुशी में मनाया जाता है। अब ಉಪಸಂಹಾರ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು, ಕಚೇರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ, ध्वजारोहण मालूम है आपको, फ्लैग होस्टिंग कहाँ, सभी जगह, शाला कचेरी सब जगह, लेकिन क्या कहते, खास कर को स्कूल कॉलेजेस के बारे में तो कचेरी को छोड़िए, उनकी देशभक्ति रहती है, मास्तरां को बच्चा को अत्ता देशभक्ति सब घर में रहती है, 10-10 बजे तक सोए रहती है। ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು प्रमुख पात्र वहिಸುತ್ತದೆ। तो इसके अलावा तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जोश खरोश के साथ में मुल्क, हमारे देश के तई एक इज्जत का जज्बा होना चाहिए, पेट्रोटिज्म, और उसके बाद में एक अहम रोल अदा करते हैं। बस इतना ही। अब इसके बारे में ये भी जो अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इसके बारे में पूछा था कि ಕೆರೆಗಳ महत्व 9 तो तालाबों की अहमियत क्या चीज है, देखिए। तो अब पीठिके, ನೀರು सकल जीवराशिಗಳಿಗೆ ಮೂಲ आहार, पानी क्या है पूरे अनवा के लिए भी जानदार है, इनके लिए ये बुनियाद है। ನೀರಿನ ಆಕಾರವಾಗಿ ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆ, ಬಾವಿ, ನದಿ, ಸಮುದ್ರಗಳು ರೂಪಗಳನ್ನು ತೇವೆ। तो अब हमें इसके जो जराए कौन कौन से यही है, ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆ, ಬಾವಿ, ನದಿ, ಸಮುದ್ರ, तो ये इसके जराए हैं। ಮಳೆಯು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿತವಾಗಿ ಬಂದು ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆ, ಬಾವಿಗಳು ತುಂಬಿದರೆ ರೈತರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗುತ್ತದೆ। तो यहाँ हसन का तो साफ नहीं, हसन से मुराद क्या है, तो बेहतर, अगर बारिश वक्त पर हुई तो ये सारी चीजें भर जाएंगी, फुल हो जाएंगी। विषय
ನಿರೂಪಣೆ. ಕೆರೆಗಳು ನಾಡಿನ ಜೀವನಾಡಿಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆರೆಗಳು ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀರು ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ಇರಬೇಕು. अगर हमें रिचार्ज होना चाहिए तो जमीन जेरे जमीन पानी तो ये वाटर बॉडीज खास करके ಕೆರೆಗಳು ತಾಲಾಬ್ ये होना जरूरी है. ಕೆರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಊರು ಜೀವವಿಲ್ಲದ नाड़ागुತ್ತದೆ. अगर ये पानी का इंतजाम मुयसर नहीं है तो क्या होगा, पर ಲೋಗೋ ಕಾ ಬಸೇರಾ ಖತಮ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ನಾಡಿನ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕೆರೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಜಲ ಚರ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೆರೆಗಳು ನೀರಿನ ಆಕರಗ. तो ये सारे लोगों का मस्कन कौन सा है, जलचरಗಳು मुराद यहाँ पर आबी जानदार और प्राणी बहुत सारे जो शिकार के चक्कर में बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं बाहर. ಪಕ್ಷಿಗಳು मालूम है आपको. ಒಂದು ಕೆರೆಯಿಂದ 100 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ತನಿಸಬಹುದು. हमें एक ही तालाब से कई 100 एकड़ जमीन से ಆವಾಸಿ कर सकते हैं. ಜನರ ಜೀವನ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಲು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕೆರೆಗಳು ಆಕರವಾಗಿವೆ. तो इनके लिए एक आधार स्तंभ की तरह हैं ये ಕೆರೆಗಳು. किसके लिए, ಕೃಷಿ के लिए, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು के लिए. ಈ ನಾಡಿನ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿವೆ. ಅಬ ಉಪಸಂಹಾರ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಕೆರೆಗಳು ಇಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದುರದೈವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. बहुत कदीम ज़माने से ये इंसान के फ़ायदेमंद चीज़ें क्या है, लेकिन आज उसकी तरफ ये तवज्जो नहीं दे रहा है. ನಗರೀಕರಣ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ. आजकल क्या है तो ये नगरीकरण, ये अर्बनाइजेशन, शहरकारी जो हो रही है, जिसकी वजह से फिर उसके बाद में पर्सनल इंटरेस्ट, ये असर और रसूख रहने वाले लोग क्या है, इनको कब्जा करते हड़पते जा रहे हैं. यहाँ पर अपने मकाना जो जरूरी चीजें तामीर करते जा रहे हैं. तो इसीलिए हम सबको मिलकर हिफाजत करनी. नेक्स्ट है अब 10th वन, बाल्य विवाह. ಒಂದು सामाजिक पीड़ुग. बच्चा शादी या तो बचपन की शादी एक सामाजिक लानत. तो अब पीठी के देखते हैं. ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜವು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. तो हमारे समाज में समृद्धि से मुराद यहाँ पर तरक्की याफ्ता. तो इसके लिए कुछ हमारे अಡೆತಡೆ से मुराद मसाइल हैं. ಹೀಗೆ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡುವ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳು ಎನ್ನುವರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವು ಒಂದು. हमारे सामने अच्छा खासा इस सेहत को बर्बाद करने के चंद रस्म रिवाज जो पहले से चले हुए आए हैं उनको सामाजिक ಪಿಡುಗುಗಳು कहा जाता है. उनमें से एक है बचपन की शादी. अब इसका विषय निरूपण देखो. ಸಮಾಜವು ಸದೃಢವಾಗಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದಿಂದ ಇರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಪಮೌಲ್ಯವಾದಾಗ ಸಮಾಜದ स्वास्थ्य हाड़ागुತ್ತದೆ. तो यहाँ के जो हमारे जो मौल्य से मुराद हैं, इखलाक हैं, इकदार हैं. अगर हमारे इकदार ठीक नहीं हो तो यहाँ पर हमारे अपमौल्य उस समाज क्या है, गैर इखलाकी बन जाएगा. ಗಂಡಿಗೆ 21 ವರ್ಷ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ अनारोग्यಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. यानी अगर वो 21 प्लस और 18 प्लस नहीं है तो बचपन की शादी हो जाएगी तो उनके जिस्मानी सेहत पर और जहनी सेहत पर बुरा असर पड़ा. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯೂ ಕೂಡ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. क्यों इनको मालूम से नहीं रहता. तो बच्चे क्यों सा पैदा करना, कौन से भी इनको जिस्मानी तालीम जहनी तालीम कुछ रहती च नहीं. अंधा धुंधा कौन तो क्या बोला उसकी बातें सुन ले वो क्या क्या कर लग जाके छोड़ते हैं उल्टा सीधा. ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಾರೆ. अगर ये जल्दबाजी करेंगे तो ये अच्छा पढ़ लिख कर हुनरमंदी या तो हुनर में सीख कर डिप्लोमा अगर करके नहीं जाएंगे तो ये माशी तौर पर देखिए ना कितने बिल्ला हैं आजकल. वो बिल्ला भरना करके तो तुम्हारी बिल जाग छुटती है, तुम्हारी पेमेंट कहीं को भी नहीं. ಇಂತಹ ದುಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗಾಗಿದೆ. ಇಸಿಲಿಯೇ एक बहुत ही बुरी रिवायत है. ಉಪಸಂಹಾರ. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವು ನಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು, ಮಕ್ಕಳು, ಸಮಾಜದ ಇತರೆ
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಇಂತಹ ಪಿಡುಗುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. इसको मिटाना है हमें, तो इसके लिए क्या करना, तो हमारे जितने सारे यहाँ पर शऊर याफ्ता अवाम है उनका ये नेक्स्ट है हमारा लास्ट वन जन से और एक ಪೀಠಿಕೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ತಲೆದೋರಿರುವ ಅನೇಕ ಜಟಿಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೇಶದ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಜನಸಂಖ್ಯಾ स्फोट ಎನ್ನುವರು. बहुत सिंपल है, यानी यहाँ पर हद से ज़्यादा अगर आबादी बढ़ जाए तो उसको आबादी का धमाका कहते हैं. बहुत सारे मसाइल में से इसका भी एक शुमार है. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಜನರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ದೇಶದಂತೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತಿ ಬೆಳೆದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. तो ये एक बहुत ही बुरा असर मुल्क के तरक्की पर होगा. इसके अब इसे विषय ನಿರೂಪಣೆ देंगे. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹವಾಮಾನ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರ, ಅಜ್ಞಾನ, ಬಡತನ, ಅನಕ್ಷರತೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ, ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಪದ್ಧತಿ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ವಲಸೆ, ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಕುಟುಂಬದ ಯೋಜನೆಯ ವಿಫಲತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. इसकी वजह भी लिखना है आपको. देखो, जनसंख्या स्फोट हो रही है, आबादी में धमाके की शक्ल में बढ़ रही है, तो इसके वजूहात क्या है. पहले हवामान, हमारा गर्म मर्तूब हवामान है, यहाँ पर जल्द ही लड़का लड़की जल्द ही बालिग हो जाते हैं और उठा को जल्दी भी शादियां करते हैं. बाद में दूसरा अज्ञान है, जाहिला है, उनको एटलीस्ट उनको थोड़ा तो भी एक हाई स्कूल है या तो पीयूसी की भी तालीम देते हैं. खाली पैदा शादियां करने का सोचते हैं. आपे भी हौच फेरते हैं, उनको भी हौच कर को वाट लगा को धोने पोछने लगाते हैं. बढ़त है ना, गुर्बत, इंटरटेनमेंट का जरिया भी नहीं, कुछ भी नहीं. जब ये चीजें नहीं है तो वो तदारिक के इकदाम जानते नहीं है. फिर उसके बाद में वैद्यकीय क्षेत्रದಲ್ಲಿ प्रगति. तो आजकल जो एडवांस जो हुआ है इसमें हिफ्जानी सेहत के मैदान में, तो ये भी एक वजह है. उसके बाद में जो मौत की शरह में गिरावट है, उसके अलावा बाल्य विवाह, तो बचपन की शादी करने की वजह से भी इनका जो बच्चे देने का पीरियड बहुत लंबा चौड़ा हो जाए. गंडू मगुविना व्यामोह, उसके अलावा अगर लड़का नहीं हो रहा है तो उसके ताल्लुक से क्या है, ज्यादा के वास्ते तो छोड़ देते हैं, तो फिर बच्चे ज्यादा हो जाते हैं. ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, और आपको मालूम है अंधे अकायद रसूमात हैं. कुटुंबದ ಯೋಜನೆ विफलते. अब ये जो कुछ भी कुटुंब ಯೋಜನೆ जो ला रहे हैं, फैमिली प्लानिंग वगैरह, ये फेल हो चुकी. ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆಹಾರ, ವಸತಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. तो जैसे ही अगर ये इसी तरह से ये धमाके चलता रहा तो सबसे पहला जो हमारा क्या है, वो जगह की किल्लत होगी. फिर उसके बाद में सेहत के मसले हो जाएंगे. देखें ना आप, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो जिनको मरकज़ कहा जाता है, उनके यहाँ टॉयलेट को दरवाजे तक का नहीं. बड़े बड़े जिनको बड़ा नाम है, इनका नाम लेना मुनासिब नहीं. उसके बाद में निरुद्योग समस्या. मालूम है आपको, एक जॉब के लिए, P1 की जॉब के लिए PhD हो साले क्या कर रहे हैं, अप्लाई डाल रहे हैं. इतनी जॉब्स लेस हैं. तो आहार समस्या, खाने पीना आपको पता ही है, और तालीम का मसला के तालीम इसलिए सबको नहीं मिल पा रही है. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. तो हमें आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में 90 करोड़ से भी ज्यादा लोग राशन पर पल रहे हैं. राशन बंद हुआ तो इन्हों भीख मांगने रोड के ऊपर जाते हैं. ಮನುಷ್ಯನ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಚೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. तो ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಚೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರ. ಮಾನವ ಸಂಪತ್ತು ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇದು ಅವನ ಸಂಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತೆ. लेकिन इंसान क्या है, एक वसाइल है, इंसानी वसाइल है, ह्यूमन रिसोर्स है. अगर ये पढ़ा लिखा या तो हुनरमंद नहीं है तो फिर वो बोझ है जमीन पर. तो अब आप उसका उपसंहार लिखें. ಭಾರತದ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾರಕವಾದ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪರಿ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು यक्ष प्रश्न. एक अम्मा है कि पता नहीं कि अब ये कहाँ जाकर के, अब हमें चाइना को भी सरपास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं.
ಇರುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಶಿಕ್ಷಣವಂತನಾದರೆ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಬಹುದು ಎಂದು ನಮ್ಮ अभिप्राय। तो अगर हमें तालीम याफ्ता बनाएंगे सबको, थोड़ी बहुत एक पीयूसी तक या तो अप टू बीए तक भी नॉलेज देंगे उनको, प्रोफेशनल कोर्सेस को छोड़ो, तब भी क्या है कुछ ये मसला हल हो सकता है। अब आखिर जो है हमारा वो निरुद्योग, एकदम फेवरेट, इंडिया का एकदम फेवरेट ಪೀಠಿಕೆ. निरुद्योग आधुनिक समाज कंटिद शापवाಗಿದೆ. तो आजकल के जो समाज को ये एक शाप की तरह, एक लानत की तरह, बद्वा की तरह लगा हुआ है. ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದ ಹಸಿವು, ಬಡತನ, ದಾರಿದ್ರ್ಯ, ಅನಾಚಾರಗಳು, ಅಪರಾಧ, ಶೋಷಣೆ, ಸುಲಿಗೆಗಳಂತ ಕೃತ್ಯಗಳು जन्मत्वे. तो ये निरुद्योग की वजह से क्या हो रहा है, आजकल जो हैकिंग हो रही है, चोरियां हो रहे हैं, अनाचार हो रहा है, ये सब टाइप के जो क्राइम्स हो रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक निरुद्योग है, बेरोजगारी है. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗದೆ ಅವಮಾನಿತವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅವನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವನ ಬದುಕು ನರಕ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಗರ ಬೇರೋಜ್ಗಾರ್ ಹೇ तो ये सारे मसाइल का वो सामना ತಲಾಂತರದಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದೆ. तो ये कई पुष्टों से ये इसी तरह चलते हैं. ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೀಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಏನಿ ये अभी इन प्रोसेस है. तो इनका यही एक बहुत बड़ा मसला. अब ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗಳಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು निरुद्योग एन्नಬಹುದು. तो एक आदमी के अंदर ये ताकत है और करने की सलाहियत है और दिल भी कर रहा है उसका कि मैं काम करूं, ये सब कुछ रहने के बावजूद भी अगर उसको मौके नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या है, बेरोजगारी. ದಿನವಿಡೀ ದುಡಿದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಲದೆ ರಸ್ತೆ, ಮೊರೆ, ಪೈಪುಗಳ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ तड़ुआ जनरू ಒಂದು ಕಡೆ. तो इसका एक मसले का क्या है, अब जो काम भी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या हट्टे बट्टे के नहीं हो पा रहा है, गिजा के लिए, कपड़ों के लिए नहीं हो रहा. तो इसीलिए ये लोग मकान बनाने का छोड़ो तो इसलिए कहाँ जा रहे हैं, ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಏರಿಯಲ್ಲಿ यानी स्लम एरिया में जाकर बस रहे हैं. ಪದವಿ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಪಡೆದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಅಲಿಯುವ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಡೆ. तो आजकल तो में देख रहे होंगे कि डिग्री करे साले को, प्रोफेशनल कोर्स को पकोड़े करो करको बोल रहे हैं, क्योंकि उनको जॉब देने नहीं हो रहा. ಇವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಇಚ್ಛಾ, ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿರುವ ಸಹ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇಗನೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು. तो उसके बाद में ಯುವ ಜನತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ವೇತನ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. तो जो बेरोजगारी के वजूहात जो हैं वो सारी चीज़ों को पहले निशानदेही करना, फिर उनके मसाइल का हल हमें तलाश करना है. तो जॉब्स बहुत हैं IT बीटी में आजकल को, जो AI टेक्नोलॉजी जॉब्स हैं, लेकिन हमें जाहिला हैं उसको जॉब को हासिल करने के लिए हमारे अंदर वो हुनर, महारतें और तालीम नहीं है. इसकी वजह से बेरोजगार हैं. कितने जने धोने पोछने वाले, कितने जने गोंडा बनने वाले, कितने जने जाकर रोड के ऊपर बेच लेकर ठहरने वाले. तो इसीलिए इसके हटकर भी जरा हमें सोचना चाहिए. उपसंहार. ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅವಮಾನವಿಲ್ಲ. तो माँ कहती थी कि कोई भी काम छोटा नहीं होता. ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. तो एक लेकिन हमें शुरुआत करनी चाहिए कि हमने जो ये फला कोर्स किया है, फला हमने डिग्री की है, तो उसी जॉब के लिए हमें वेट नहीं करना चाहिए, स्टार्टअप शुरू कर देना चाहिए. ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬೇಕು. ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ದೋಷಪೂರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೊರತೆ, ಅವಶ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳು निरुद्योग समस्या कारण. तो इस तरह से हमारे प्रबंध का एक जो सीरीज जो चल रही थी वो यहाँ पर खत्म होती है. हम उम्मीद करते हैं आप इतना कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इससे जितने